कृष्णा। और दोस्तों आज हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो साइंस फील्ड से बायो से रिलेटेड है। बायो का जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो है रक्त या फिर ब्लड से रिलेटेड। आप सभी ने देखा होगा कि मानव शरीर में जो ब्लड होते हैं वो टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये जो रक्त के प्रकार है मानव शरीर में अलग अलग क्यों होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और इनके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो ग्रुप है या फिर समूह है वो बनाया है, ठीक है। समूह ए, समूह बी, ये है ब्लड के ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रक्त कोशिकाओं के प्रकार। याद रखिएगा कि जो रक्त होते हैं, रक्त के जो टाइप होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर जो आनुवांशिक प्रतिजन होते हैं उन पे निर्भर करते हैं। अब ये प्रतिजन होते क्या है, तो याद रखिएगा जो प्रतिजन होते हैं वो किनसे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड से बने हुए होते हैं। इसके हिसाब से जो ग्रुप है समूह एक, तो समूह एक में आप देख रहे होंगे ये जो बीच वाला गोल सा पार्ट है वो लाल रक्त कोशिका है और उसके ऊपर मैंने दो रेड कलर के डॉट डॉट बना दिए हैं। ये क्या कहलाते हैं, ए प्रतिजन कहलाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब इसमें ए प्रतिजन रहता है तो ये समूह एक हो जाता है, यानी ग्रुप ए हो जाता है। इसके बाद है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप में से बना दिया सारा। तो ये जो अपना ये ग्रुप है ये क्या है, अपना लाल रक्त कोशिका है। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या है, अपना प्रतिजन बी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इस लाल रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन बी जुड़ा हुआ होता है तो ये ग्रुप बी कहलाता है। सेम इसी की तरह लाल रक्त कोशिकाओं में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों है, तो इसलिए ये ग्रुप जो समूह है वो क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप ए और बी कहलाता है एक साथ। अब लास्ट हम देखते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में ना तो प्रतिजन ए है ना ही प्रतिजन बी है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समूह या फिर ग्रुप ओ कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रक्त का प्रकार होता है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है और ये माता और पिता दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान संस्था जिसे ISBT कहा जाता है, इन्होंने अभी तक 30 मानव रक्त समूह प्रणाली की खोज कर चुकी है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भ्रूण के जो रक्त का प्रकार होता है वो माता के रक्त के प्रकार से भिन्न होता है। जिससे क्या होता है कि माता जो होती है वो क्या करती है, भ्रूण के रक्त के जस्ट अपोजिट क्या करती है, एक प्रतिपिंड या फिर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर समूह एक है, इसका ग्रुप एक है, तो उसका जो एंटीबॉडी है वो है प्रति बी। यानी समझ लीजिए कि अगर शिशु या फिर भ्रूण का ब्लड ग्रुप ए है तो जो माता होती है वो गर्भाशय में क्या करती है, उस लाल रक्त कोशिकाओं के खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो इसका जो एंटीबॉडी है वो है प्रति बी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर भ्रूण या फिर शिशु का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो जो माता के गर्भ में जो उसमें एंटीबॉडी का निर्माण करेगी वो होगा प्रति ए। और ध्यान रखिएगा कि अगर समूह ए बी है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन अगर समूह ओ है यानी ग्रुप ओ है तो उसमें प्रति ए और प्रति बी दोनों रहेगी। इसे याद कैसे रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबॉडी है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर समूह ए है तो याद रखिएगा कि इसके अलावा क्या चीज नहीं है, उसमें बी नहीं है, तो एंटीबॉडी बी होगा। अब इसके बाद समूह अगर बी की बात की जाए तो इसमें क्या है, ग्रुप बी है, तो एंटीबॉडी क्या रहेगी, ए रहेगी। अब ए बी की बात करते हैं तो इसमें ए और बी दोनों है, तो यानी एंटीबॉडी नहीं रहेगी। अब समूह ओ की बात करते हैं तो इसमें ना तो ए है ना तो बी है, तो इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही रहेगी। इसके बाद जो होता है जीव द्रव्य में प्रतिजन कोशिकाएं जो होती है, याद रखिएगा जो समूह का है तो उसमें
उसमें प्रतिजन भी वही होगा। जैसे समूह ए है तो उसका प्रतिजन भी क्या हो जाएगा, ए होगा। तो आप देख रहे होंगे इसके जो लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर जो ये बना हुआ है, मैंने गोल गोल रेड कर दिया है, ये प्रतिजन है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिजन ए है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्रतिजन बी दिख रहा है। उसके बाद इसमें क्या दिख रहा है, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों दिख रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई भी नहीं होगा। इससे पहले ही ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, ये माता के ग्रुप के अकॉर्डिंग भ्रूण का भी ग्रुप हो जाता है। तो कभी कभी दोस्तों होता क्या है, भ्रूण में क्या हो जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। और वो क्यों होता है, उस रोग को क्या कहते हैं, तो उस रोग को याद रखिएगा हीमोलाइटिक रोग कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। और ये क्यों होता है, बेसिकली क्योंकि IgG या फिर इसे कहा जाता है इम्यूनोबुलिन जी। तो याद रखिएगा कि अगर माता का जो प्रतिजन है वो इसके शिशु के प्रतिजन के इक्वल हुआ या सेम हुआ, तो उसमें IgG यानी जिसे कहा जाता है इम्यूनोबुलिन जी की कहा जाता है। ये क्या कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं के अम्ल को पार करके क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिसे क्या कहा जाता है, RBC रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसके अम्ल को पार करके क्या करती है, ये लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कर देती है, अपघटित कर देती है, अपघटन हो जाता है। और जिससे क्या क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए जो शिशु पैदा होता है उसमें क्या होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, और जिसे ही क्या कहा जाता है, हीमोलाइटिक रोग कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हम रक्त देख रहे हैं, जो रक्त के प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण अंग क्या है, यानी रक्त जो प्रवाह होता है, कहाँ कहाँ प्रवाह होता है और इसको क्या क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं धमनियों में। तो धमनियों में जो रक्त प्रवाह होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। याद रखिएगा जो शुद्ध रक्त होता है जो शरीर के हर भाग में जाता है वो किसके द्वारा जाता है, धमनियों के द्वारा जाता है, और उन रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ये जो धमनियां होती है इसका दाब अधिक होता है क्योंकि इसको बॉडी के हर पोर्शन में क्या होता है, रक्त पहुंचाना होता है, और इसकी जो दीवारें होती है वो काफी मोटी होती है। इसके बाद आता है शिरा। शिरा क्या करता है, जब देखिए बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन युक्त जब रक्त जाता है और फिर वापस जब आता है तो कौन लेके आता है, शिरा लेके आता है। शिरा क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और इसका देखिए इसका दाब अधिक होता है और इसका दाब कैसा होता है, कम होता है। इसकी दीवारें मोटी होती है और इसकी दीवारें पतली होती है, जस्ट इससे अपोजिट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद फेफड़े या फिर लंग से रिलेटेड है। तो ये क्या करती है, रक्त को ऑक्सीजन देने व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का कार्य करती है। याद रखिएगा जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन को लेके रक्त को दे देती है और उसके बाद रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो याद रखिएगा कि सामान्य जो वयस्क है कि सांस की जो दर होती है, सांस लेने की दर होती है वो 16 से 18 सांस प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 16 से 18 बार सांस लेता है। अब आते हैं हृदय या हार्ट से रिलेटेड। याद रखिएगा कि जो रक्त को पंप करता है, हमारा जो हृदय है या हार्ट है वो एनी टाइम क्या होता है, बीट करते रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रक्त को पंप करने का काम करता है और इसकी जो सामान्य धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है, 72 बीट होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वृक्क या फिर गुर्दा से रिलेटेड देखते हैं। ये रक्त को क्या करता है, शुद्धिकरण करता है और इसमें रक्त ये और दूसरा क्या काम करता है, रक्त से यूरिया या फिर यूरिक एसिड को क्या करता है, पृथक करता है। पृथक करना मतलब होता है उसको अलग अलग कर देना होता है। याद रखिएगा कि कई बार आप सुने होंगे कि पथरी वाला रोग हो गया है, किडनी में पथरी का रोग हो गया है, तो वो किसकी वजह से होता है, जब किडनी में कैल्शियम, बहुत बार सुना होगा कि पथरी का रोग हो गया है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में भी हो जाता है। तो याद रखिएगा किडनी में होता है तो किडनी में किस वजह से पथरी का रोग होता है, तो याद रखिएगा कि किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट
जमा हो जाने की वजह से वो क्या करता है, एज अ पत्थर की तरह से स्टोर हो जाता है और इससे क्या होता है, किडनी के खराब होने की भी चांसेस होते हैं। इसके बाद रक्त दाब की बात की जाए, सामान्य या फिर ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, वो कितना होना चाहिए, सामान्य 120 पर 80 mm पर Hg होना चाहिए। इससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर होता है और इससे ज्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद हम देखते हैं रक्त के भाग या फिर कितने रक्त में कौन कौन से भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी या फिर लाल रक्त कोशिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। और रेड ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए तो उसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। उसके बाद क्या होता है, फिर नए आरबीसी बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको वो करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो पूरा काम करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, जो कि रक्त में ही होता है। इसके बाद आता है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, एज अ सैनिक की तरह वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले वहां पर कौन काम करता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं काम करती है। इसके बाद आता है प्लाज्मा और उसके बाद एंड लास्ट आता है थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं रक्त के कुछ भाग, जैसे मैंने पहले ही बताया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया और थ्रोम्बोसाइट हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जानते हैं। याद रखिएगा कि आरबीसी या फिर लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, इनका जो जीवन अवधि होता है कि कितने टाइम तक जिंदा रहती है, तो याद रखिएगा 120 दिनों तक जिंदा रहती है। डब्ल्यूबीसी या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ग्लूकोसाइट्स और ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। जैसे अपना जो बॉडी होता है वो हार्म हो जाता है या कहीं कट जाता है, तो आप देखते होंगे कि वो तुरंत क्या होता है, वर्क करने लगता है और वो भरने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। ये बाहर जीवाणुओं से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। दूसरा जो हमारे, मैंने पहले बताया, जैसे आरबीसी ले लिया जाए तो अच्छा आरबीसी है वो 120 दिनों तक जिंदा रहा, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो मृत कोशिकाएं होती है उसको क्या, उसका भंडारण करने का भी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। तो याद रखिएगा 3 चीज करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बाहर जीवाणुओं से हमारे लड़ने में रक्षा करता है और जो मृत कोशिकाओं का क्या करता है, भरण करता है, मतलब उनको हटाने का काम करता है। इसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखा जाए तो ये क्या होता है, रक्त का एक तरल भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड पोर्शन होता है और रक्त के आयतन का अगर टोटल ले लिया जाए, रक्त का आयतन का 55% क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा मैंने क्या बताया, एक तरल भाग होता है। दूसरा, रक्त के समस्त कण जो होते हैं, जैसे खनिज हो गया और ये सारी चीजें जो होती है वो किसमें घुली हुई होती है, प्लाज्मा में घुली हुई होती है। और ये क्या करता है, जैसे वाटर में हर चीज घुल जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, प्लाज्मा में हर खनिज लवण जो भी हमारा शरीर भोजन करते हैं उसमें खनिज लवण होता है, उसे क्या कर देता है, ले लेता है और उसके रक्त में डाल देता है। तो रक्त के किस पोर्शन में मिला रहता है, वो प्लाज्मा में मिला रहता है। इस वजह से क्या होता है, सारे खनिज जो होते हैं वो प्लाज्मा में मिल जाते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, विलायक की तरह ये कार्य करने लगता है। इसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमने के लिए ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यदि हमारे शरीर कहीं से कट गया है और उसमें रक्त बह रहा है, अगर वो जमेगा ही नहीं तो क्या होगा, बॉडी से सारा रक्त क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का जमना भी बहुत जरूरी है और वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इसके बाद देखते हैं हम हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। दूसरा है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी में एक लाल वर्ण होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और रक्त का लाल होना वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो याद रखिएगा कि 11 से 14 मिलीग्राम कितने में होना चाहिए, पर 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर में कितना होना चाहिए, 11 से 14 मिलीग्राम होना चाहिए।
इसके बाद हम देखते हैं कि रक्त से संबंधित क्या क्या रोग हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एनीमिया। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर सही है तो वो स्वस्थ शरीर है, लेकिन अगर जैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उससे भी एक रोग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, लोगों को चक्कर आना होता है, ब्लैंकनेस छाना हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, सर दर्द, ये सारी चीजें हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। इसके बाद देखते हैं सेकंड, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये अनुवांशिक है। अनुवांशिक मतलब दर पीढ़ी दर ये ट्रांसफर होती जाती है। इसमें क्या होता है, जो ये बेसिकली आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की बीमारी है, और इसमें जो आरबीसी होता है वो अर्धचंद्राकार हो जाता है। याद रखिएगा आरबीसी की कमी से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, देखो मैंने पहले बताया कि रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, गोल होता है। तो ये जो बीमारी होती है सिकल की वजह से ये क्या होती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जिसे भी हुआ होगा तो वो क्या होता है, ज्यादा से कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की बीमारी है। आपको पता होगा लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, गोल होती है, और इस बीमारी की वजह से यानी सिकल सेल की एनीमिया की बीमारी की वजह से ये क्या हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाती है, यानी इसका शेप कैसे हो जाता है, एक चांद की तरह हो जाता है। तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स को बीमारी है या फिर एक बॉय को बीमारी है, अगर एक बॉय को सिकल सेल एनीमिया है तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने साल तक जी पाएगा, 14 से 15 साल तक जी पाएगा, इसके बाद वो नहीं जी पाएगा। लेकिन गर्ल्स को अगर ये बीमारी है तो वो आराम से ये जी सकती है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो अनुवांशिक, जो अब मैंने कहा कि अनुवांशिक बीमारी है, तो अनुवांशिक बढ़ाने के लिए, दर पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए कौन बेसिकली रहती है जिम्मेदार, तो वो गर्ल्स रहती है, क्योंकि ये बीमारी उनपे रहने के बाद भी वो जीवित रहती है, और अनुवांशिक बढ़ाने के लिए क्या होती है, ये गर्ल्स जिम्मेदार होती है। तो अगली बीमारी है वो है पॉलीसाइथेमिया। दूसरा है हीमोपीलिया। हीमोपीलिया में बेसिकली आप देखेंगे कि रक्त का थक्का ना जमना। इससे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि रक्त का थक्का जमना किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हीमोपीलिया। बेसिकली इसका दूसरा और नाम है रॉयल डिसीज या फिर शाही रोग। अब रॉयल डिसीज और शाही रोग इसे क्यों नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन के शाही परिवार, बेसिकली ये ब्रिटेन के शाही परिवार में अनुवांशिक रूप से व्याप्त होने के कारण, तो इसीलिए ब्रिटेन में ये जो शाही परिवार है उसमें क्या अनुवांशिक रूप से ये क्या है, व्याप्त है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, रॉयल डिसीज या फिर शाही परिवार से ये रिलेट करते हैं, इसलिए शाही रोग भी दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रक्त का आधार या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, या किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि अपने पास कौन कौन से हैं। पहला तो ए है, ओ है, बी है और ए बी है। ये पॉजिटिव में भी है और सेम नेगेटिव में भी है। इससे पहले ये सारा टेबल याद करने से पहले एक शॉर्टकट ट्रिक्स याद कर लीजिए कि याद रखिएगा कि पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। इसे कैसे याद रखेंगे कि एक मान लीजिए पॉजिटिव पर्सन है तो वो पॉजिटिव पर्सन को ही देगा, लेकिन लेते समय किसे लेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से लेगा। अब जो नेगेटिव वाला है वो देते समय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देगा, लेकिन लेते समय क्या करेगा, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। तो आप याद रखिए ये ऐसा क्रॉस हो जाता है, यानी ये ट्रांसफर हो जाता है। पर इतना आपको अगर याद रहेगा तो ये सारा टेबल याद करने में काफी आसानी होगी। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन लेते समय दोनों से ले सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला क्या कर सकता है, देते समय दोनों को दे सकता है, लेकिन लेते समय क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव से ही लेगा। और ये याद रखिएगा कि ओ वाला हर किसी को दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। अब एक टेबल याद करते हैं।
तो ध्यान दीजिए, पहला देखते हैं ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मैंने आपको पहले बताया, ए पॉजिटिव वाला क्या होता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो 4 ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए किस किस में दिख रहा है, इसमें तो नहीं है ए, इसमें भी नहीं है ए, और ए बी में ए तो है। तो याद रखिएगा कि ये किस किस को दे सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी आ रहा है। और दूसरा, लेते समय ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ए पॉजिटिव से भी ले सकता है और ए नेगेटिव से भी ले सकता है, लेकिन ए बी से नहीं ले सकता। याद रखिएगा क्योंकि उसमें बी ग्रुप आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ओ वाला जो ग्रुप है वो हर किसी को दे सकता है। तो याद रखिएगा कि ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। इसके बाद हम देते हैं ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो है हर किसी को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। देते समय याद रखें कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही देगा, लेकिन लेते समय वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, ओ सिर्फ ओ से ही लेगा। तो याद रखिएगा ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बी किस किस में आता है, एक तो ए बी में भी आता है और दूसरा खुद बी होता है। तो याद रखिए देते समय किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन लेते समय ए बी से नहीं ले सकता। ये ध्यान रखिएगा, लेते समय किससे ले सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। यानी बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, और ओ जो है वो तो हर किसी को दे सकता है, यानी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है। इसके बाद ध्यान रखिए कि ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा कि ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, लेकिन लेते समय वो हर किसी से भी ले सकता है। उसको ब्लड के लिए नहीं ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसको हर किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है, लेकिन देते समय बस ये ध्यान रखना है कि ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। तो याद रखिएगा कि ए बी पॉजिटिव है वो हर किसी से क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, सर्वग्राहिता। सर्वग्राहिता मतलब वो हर किसी से ग्रहण कर सकता है, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिप्रोकल। दूसरा, ओ ए नेगेटिव देखते हैं। याद रखिएगा कि नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन लेते समय सिर्फ किससे लेगा, नेगेटिव वाले से लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन जिसमें ए हो उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन लेते समय किससे लेगा, सिर्फ नेगेटिव से। यानी ए नेगेटिव पहला तो होगा ए नेगेटिव, दूसरा ओ नेगेटिव। याद रखिएगा इसमें ए बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बी वाला टर्म आ जा रहा है। दूसरा है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो हर किसी को दे सकता है। याद रखिएगा ओ नेगेटिव हर किसी को दे सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता, यानी हर किसी को दान कर सकता है, और इसका इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव हर किसी को दे सकता है, लेकिन लेते समय किससे ले सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। इसके बाद आता है बी नेगेटिव। बी नेगेटिव ओ बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन लेते समय सिर्फ नेगेटिव से लेगा, यानी बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही लेगा। इसके बाद आते हैं ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से दे सकता है, यानी ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है। दूसरा, ये ले किससे सकता है, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा लेते समय क्या देखिए, इसमें पहले तो ए बी नेगेटिव है, ये भी ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव तो हर किसी को दे सकता है। दूसरा, इसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ध्यान रखिए ए और बी दोनों आ रहा है,
तो ये A नेगेटिव से भी ले सकते हैं और B नेगेटिव से भी ले सकते हैं। बाद हम देखते हैं RH फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका पता लगाया था। एक थे लैंडस्टीनर और दूसरे थे वीनर। इन्होंने रुधिर में एक और एंटीजन का पता लगाया था और इसका नाम रीसस फैक्टर इसलिए रखा गया क्योंकि इसे रीसस बंधन में इसका पता चला था। दूसरी बात, अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 97.7% RH पॉजिटिव है। अब दो टाइप के होते हैं RH फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप के होते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव में इंडिया में बात की जाए तो 97.7% है और RH नेगेटिव की अगर बात की जाए तो वो इंडिया में 6.68% है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रुप कौन से मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा मिलता है O, उसके बाद B, उसके बाद A और फिर सबसे कम जो ग्रुप मिलता है वो मिलता है AB। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ABO सिस्टम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि RH जो पॉजिटिव है या जिसे कहा जाता है रीसस पॉजिटिव, ये जो 97.7% है इसी के अंदर सारे जितने भी पॉजिटिव ग्रुप है वो आते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। A पॉजिटिव की अगर बात देखी जाए तो इंडिया में वो 22.44% मिलता है। B पॉजिटिव देखा जाए तो 33.61% मिलता है। AB पॉजिटिव देखा जाए तो 6.58% मिलता है। O पॉजिटिव देखा जाए तो 35.07% मिलता है। और वहीं RH नेगेटिव की अगर बात की जाए तो 6.68% मिलता है। RH नेगेटिव में जैसे A नेगेटिव हो गया, AB नेगेटिव हो गया, B नेगेटिव हो गया और O नेगेटिव हो गया।